नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की 10 मिस्टेक्स के बारे में। ये वो 10 मिस्टेक्स हैं जो हर व्यक्ति अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी में करता है। ये मिस्टेक्स कभी ना कभी मैंने भी की थी और इसीलिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो क्या है ये 10 मिस्टेक्स जो आपको हमेशा अवॉइड करनी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय? समझते हैं डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है कि आप जो बैंकों के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। अब ये आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू करते हैं, क्योंकि बैंक के थ्रू जो है जब आप जाते हैं तो उस समय आपका जो फोलियो क्रिएट करना या इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी करनी काफ़ी आसान हो जाती हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक तो रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। जो बैंक्स आपको ऑफर करते हैं वो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, और अगर आप डायरेक्टली किसी एएमसी से म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। अब ये जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई होता है। इनको मेंटेन करने का खर्चा हाई होने के पीछे बड़ा कारण ये होता है कि जो बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट करा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा होता है, एक बड़ा कमीशन होता है जब भी वो इसमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में यही एक्सपेंस रेशियो जो 1 से 3% रेगुलर में रहता है, डायरेक्ट में ये लगभग 1% से भी नीचे चला जाता है। कारण ये है कि वो जो कमीशन बैंक को देना था वो अब नहीं देना पड़ता है इन एएमसीज को। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि जब आप किसी बैंक में म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो ज़्यादातर केसेस में वो सिर्फ इन हाउस म्यूचुअल फंड ही आपको ऑफर करते हैं, यानी कि खुद के बैंक के या बैंक के साथ एसोसिएटेड जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्हीं के म्यूचुअल फंड्स आपको ऑफर किए जाएंगे। सपोज़ अगर आप कैनरा बैंक में जाते हैं म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए तो वो कैनरा के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वही ऑफर करेगा। ठीक इसी तरह से एसबीआई में अगर आप जाएंगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ऑफर करेगा। तो यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी कम रह जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को चूज़ करने के लिए। इसके अलावा न्यू फंड ऑफर भी एक बड़ा कारण है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड न्यू फंड ऑफर जारी करता है तो वो अपने नए फंड को बेचने के लिए बैंकों का ही सहारा लेता है। तो चांसेस हैं जब आप बैंकों के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको एक न्यू फंड ऑफर जो है ये आराम से चिपकाया जा सकता है। दूसरी बड़ी मिस्टेक है कि अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अगर आप गलत म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अब थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन बहुत कम म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि अपनी इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट किस में किया गया है उसके अकॉर्डिंग इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या इंडेक्स फंड्स आते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड, ये सारे फंड्स आते हैं। इसके अलावा कुछ थीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि सेक्टोरल फंड्स आते हैं। सेक्टोरल फंड्स सिर्फ एक स्पेशल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि टेक सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये भी काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जानते होंगे कि पिछले 1 या 2 सालों में जो टेक कंपनीज जो हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लगभग सेम लेवल पर बनी हुई हैं या नीचे की तरफ गई हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है। लेकिन 2 साल पहले एक बूम आया था जिसमें कि टेक सेक्टर जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है इस तरह से आपकी थोड़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है। आपको म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको करनी है अपनी खुद की रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपकी रिस्क सहने की क्षमता के हिसाब से। अब रिस्क जितनी ज़्यादा होगी आपकी रिटर्न्स जनरेट करने की कैपेसिटी भी म्यूचुअल फंड की उतनी ही ज़्यादा रहती है। जैसे कि इक्विटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इक्विटी कैटेगरी जो है डेट और हाइब्रिड कैटेगरी से अच्छा ही परफॉर्म करती है। ठीक इसी तरीके से स्मॉल कैप में रिटर्न्स अच्छे जनरेट हो पाते हैं, मिड कैप में उससे कम रिटर्न्स जनरेट हो पाते हैं, लार्ज में उससे कम जनरेट होते हैं। कारण यही है, स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और लार्ज कैप में रिस्क कम होता है। तो रिस्क कम होने की वजह से रिटर्न्स जनरेट करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सेफ तरीके से इन म्यूचुअल फंड्स को चलाया जाता है। प्लस बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है और बड़ी कंपनीज़ में एक एवरेज ग्रोथ रेट वही 15 से 20% ही रहने वाली है। अगर आप बिगिनर हैं और आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है तो सजेस्टेड यही रहेगा कि आप कोई अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड पकड़ें और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, या फिर इक्विटी कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को स्मॉल, मिड और लार्ज कैप तीनों में डाइवर्सिफाई कर दीजिए। पहली बड़ी मिस्टेक आती है कि सारा पैसा अगर आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं
वन गो में, जिसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की भाषा में लंप सम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये लंप सम इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी सारा पैसा एक ही बार में नहीं डालना है, और इन्वेस्टमेंट करते समय भी आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा रेडी रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड नॉर्मली आइडियल पोजीशंस में 6 महीने के एक्सपेंसेस माने जाते हैं, लेकिन आपको 2-3 महीने के एक्सपेंसेस तो हमेशा अपने पास अपने सेविंग अकाउंट में रखने हैं। लेकिन अगर आप सेविंग में नहीं रखना चाहते तो उस केस में आप इसको फिक्स डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं वो स्पेशली इस तरह के इमरजेंसी फंड्स के लिए ही बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको रिटर्न्स जो हैं वो 6-7% के आसपास मिलते हैं। इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न्स रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट आज के समय में इन्फ्लेशन को किसी भी तरह से बीट नहीं कर पा रही है। जब आप सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद जब आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट में से, अपनी इन्वेस्टमेंट में से विड्रॉल लेना पड़ता है, हालांकि ये विड्रॉल आपको 2 से 3 दिन में मिल जाता है, लेकिन हो सकता है उस समय मार्केट टेम्परेरी डाउनफॉल में हो, नीचे की तरफ हो, तो हो सकता है आपको अर्जेंट पैसे की आवश्यकता के चक्कर में कुछ लॉस बुक करना पड़ सकता है। चौथी बड़ी मिस्टेक आती है कि सिर्फ एक सिंगल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना। हमेशा, चाहे आप इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या ठीक उसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन तीनों कंपनीज में, इन तीनों सेक्शंस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना है। और आप चाहें तो फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी स्मॉल, मिड और लार्ज में इन्वेस्टमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर के पास। इसके अलावा अगर आप इसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसके अलावा आप एक से ज़्यादा भी एएमसीज चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक एसबीआई चूज़ कर लिया, क्वांट चूज़ कर लिया, इसके अलावा 1, 2, 3 जितनी भी एएमसीज आप चूज़ करना चाहें उतनी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन में बड़ा डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं हो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय 50 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दें। कोशिश ये करें कि आपके जो टोटल म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है, टोटल म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें आपने, वो 6, 7 या 10 से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं होने चाहिए। और एएमसीज की बात करें, 2 या 3 एएमसी से ज़्यादा आप चूज़ नहीं करें। अब एक बड़ा डाउट लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि हम एसआईपी करें या लमसम करें। एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि लोन की आपकी ईएमआई आप भरते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर महीने आपका कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता चला जाता है। लेकिन लमसम के केस में क्या होता है कि आप अपना सारा पैसा एक ही बार में डाल सकते हैं। सजेस्टेड यही रहता है कि आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, तो आपको उस केस में एसआईपी के लिए ही जाना है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। इसको फाइनेंस की भाषा में स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है। स्टेप अप एसआईपी अगर आप करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो साल दर साल बढ़ती चली जाएगी, और कॉर्पस जितना बढ़ता चला जाएगा रिटर्न्स की क्वांटिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से एसआईपी पर ही डिपेंडेंट हो जाएं। सपोज़ किसी समय मार्केट में कोई डाउनफॉल आता है, मान लीजिए जैसे कि कोविड के समय में मार्केट काफ़ी नीचे चली गई थी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस समय आप अपना लम सम कुछ पैसा भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो नीचे की तरफ एवरेज हो जाएगा, और आप जो एवरेज रिटर्न्स बाकी लोग जनरेट कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न्स आप जनरेट कर पाएंगे। अब ज़्यादातर लोग एक बड़ा ब्लंडर करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि पीछे कुछ सालों में अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दिया है तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे देगा। अब पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है म्यूचुअल फंड की, ये कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पास किसी म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड है तो कोशिश करें कि 5 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड देखें। इससे ये होता है कि आपको उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर का एक आइडिया हो जाता है कि क्या वो लगातार कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स जनरेट करके दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अब पास्ट रिटर्न्स काफ़ी हद तक बेनिफिशियल्स रहती हैं, क्योंकि अगर कोई नया म्यूचुअल फंड होगा तो वहाँ पर तो हमें ये आइडिया ही नहीं होगा कि फंड मैनेजर जो है वो हमारा पैसा कहाँ और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगली बड़ी मिस्टेक्स जो करते हैं वो है न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करके। अब जब भी किसी एएमसी का एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर आता है, न्यू फंड ऑफर जो है ये एक आईपीओ की तरह होता है। जैसे कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड जो हैं वो एनएफओ लॉन्च करते हैं। तो जब भी कोई न्यू फंड ऑफर आता है तो वहाँ पर एक बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हमें उस फंड मैनेजर का कोई आइडिया नहीं होता। फंड मैनेजर किस तरीके से हमारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस का हमें आइडिया नहीं होता।
तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा जो NFO है ये किस तरीके से हमें बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो एक आइडियल सिचुएशन में हमें NFO को इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमें NFO की तरफ देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। तो NFO में इन्वेस्ट करने की बजाय हम ऑलरेडी अवेलेबल किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर हमें उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने की सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो। इसके बाद अगली बड़ी मिस्टेक आती है कि आपको टैक्सेस के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, फिर भी आप रिटर्न्स जो हैं वो बुक किए जा रहे हैं, प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं, लॉस बुक किए जा रहे हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको उस रिटर्न्स पर क्या टैक्सेस लगने वाले हैं इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये टैक्सेस का रूल जो है ये सारी तरह की इन्वेस्टमेंट्स पर लागू होता है। अगर आपको टैक्सेस का नॉलेज नहीं है तो आइडियल सिचुएशन यही है कि आप सबसे पहले किसी टैक्स एक्सपर्ट से सजेशन ले सकते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में, अब जब भी आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय दो तरह के टैक्स लगते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब लगता है जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट 12 महीनों से ज़्यादा समय के लिए रखी हो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जब आपने इन्वेस्टमेंट रखी हो 12 महीनों से कम समय के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, आप जो भी रिटर्न्स प्राप्त करेंगे 1 साल के बाद प्रॉफिट बुक करने के बाद, वहाँ पर पहले 1 लाख रुपए पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 1 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम होने वाली है उस पर आपको 10% टैक्स देना होता है। ठीक इसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, यहाँ पर आपका टैक्स जो है वो 15% तक जाता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको टैक्सेस की कंप्लीट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगली बड़ी मिस्टेक जो है वो ये है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं छोटे पीरियड के लिए। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। समटाइम्स ये भी होता है कि कभी हमारा जो म्यूचुअल फंड है 100 रुपए से अचानक से 20% का रिटर्न जनरेट करके दे देता है 2-3 महीनों में या 4 महीनों में, तो उस केस में हम तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स हमेशा ही अच्छे और पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। और दूसरा बड़ा कारण है कि शॉर्ट टर्म में जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो उस समय आपको बहुत से टैक्सेस भी इम्पोज किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म के टैक्सेस हमेशा ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, जो हमेशा एक इन्वेस्टर करते हैं, स्पेशली नए इन्वेस्टर जो हैं, वो मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है उसको देखकर हमेशा डरते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ दिन तक नेगेटिव रिटर्न्स दिखाती रहती है तो ज़्यादातर लोग फियर और पैनिक के डर की वजह से उस म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का पहला रूल यही है कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। ये इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने पहले बात की, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी थी। तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स हमेशा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ किया है तो आपको मार्केट में आने वाली वोलेटिलिटी से पैनिक नहीं करना है और हमेशा रुके रहना है म्यूचुअल फंड में, अगर आपको एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं। तो ये थी 10 बड़ी मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय। आप इनमें से कितनी मिस्टेक्स कर चुके हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।